नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस के तीसरी बार सीएम बनने की। फडणवीस का सफर पार्षद पद से शुरू हुआ और एक बार फिर उन्होंने महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। साथ ही बात होगी संसद परिसर में विपक्ष के हल्लाबोल की। विपक्ष ने मोदी अडानी एक हैं लिखी जैकेट पहनकर आज विरोध दर्ज कराया। तो वहीं चलते चलते बात होगी सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर गर्म सियासी चर्चा की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के चमकते सितारे और एक ऐसे नेता जिसने जमीन से अपनी राजनीति शुरू की और फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 55 वर्षीय फडणवीस का सफर पार्षद पद से शुरू हुआ और वे महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। क्या है उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा और क्या बनाता है उन्हें आज की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं। मेयर से सीएम तक का सफर। देवेंद्र फडणवीस का जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य थे। पिता की मौत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। 1992 में नागपुर के रामनगर वार्ड से पहला नगर निगम चुनाव जीता। 22 वर्ष की उम्र में सबसे युवा पार्षद बने। 1997 में नागपुर के सबसे युवा मेयर। 2001 में फडणवीस को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 2010 में भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव बने। 2013 में राज्य इकाई के अध्यक्ष चुने गए। 2014 में फडणवीस राज्य के सीएम बने। 2019 में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से फिर से चुने गए। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अनुभव देवेंद्र फडणवीस के लिए काफी महंगे थे। बता दें कि 2019 में अजीत पवार के साथ मिलकर शपथ भी ली, लेकिन चंद घंटों के भीतर सत्ता चली गई और फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। तब विधानसभा सत्र के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने शायराना अंदाज में कहा था, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। बहरहाल जिस समंदर ने लौट कर आने का वादा किया था वो फिर लौट आया। इस 5 साल के दौरान संघर्ष रहा, तिरस्कार भी कम नहीं सहा, लेकिन जिस लगन से वह लगे रहे उसने फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी फडणवीस को सौंप दी है। फडणवीस के सामने कौन सी चुनौतियां? लाडकी बहन जैसी योजनाओं की राशि बढ़ाना। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी बीएमसी का चुनाव जीतना। राजनीति साझेदारों के साथ पावर शेयरिंग। हाल ही में महाराष्ट्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। गुजरात जा रहा है प्रोजेक्ट रोकना। मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले जारंगे पाटिल को सबसे अधिक दिक्कत फडणवीस से है। जाहिर है कि एक बार फिर उन्हें देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश होगी। छोटे व्यवसायों के लिए नियमों को सरल और कम करना। सियासत के चतुर खिलाड़ी फडणवीस। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब राज्य में हार का सामना करना पड़ा तो विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगने लगी, लेकिन ये फडणवीस थे
जिन्होंने फिर से जमीन पर उतरकर न केवल विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की, बल्कि महायुति को भी एकजुट किया। नतीजा ये हुआ कि महज 4 महीने के भीतर न केवल महाविकास आघाड़ी की उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि उनके नेताओं के नायक होने की छवि को भी छीन लिया। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। सियासत में कभी अनजाना सा था नाम। आपको बता दें कि 10 साल पहले तक महाराष्ट्र की सियासत में उनका नाम अनजाना सा था, क्योंकि कभी मुखर होकर उनके नाम की चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज यही अनजानापन देवेंद्र फडणवीस की खासियत बन गया है। देवेंद्र उस राज्य में बीजेपी के लिए तारणहार बन गए जो बीजेपी के किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक के लिए सवाल साग का बन गया था। इस परीक्षा में जीत मोदी लहर की बताई जा रही है, लेकिन इस जीत को भागीरथ की गंगा की तरह जमीन पर लेकर आए देवेंद्र फडणवीस। इसके पीछे है उनकी वर्षों की राजनीतिक समझ को माना जा रहा है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जब नागपुर में होते हैं तब वो एक दिन में 50 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानते हैं। एक अच्छे नेता की पहचान यही होती है कि वो अपनी टीम के हर सदस्य से जुड़ा हुआ रहता है। इस बात को आप देवेंद्र फडणवीस के इन 2 बयानों से भी समझ सकते हैं। इनमें एक बयान इस साल हुए लोकसभा के चुनावों का है, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी गठबंधन के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन जब विधानसभा के चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया तो उन्होंने ये कहा कि इस जीत में उनकी भूमिका बहुत छोटी सी है और ये जीत सबके प्रयासों से मिली है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस एक बहुत मशहूर लाइन है। वो कहते हैं कि टेंशन नहीं लेने का नहीं। बता दें कि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वर्ष 2022 में जब बीजेपी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा तो उनके पहले शब्द यही थे, टेंशन नहीं लेने का। मुख्यमंत्री पद रहने के बाद डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना भी किसी कुर्बानी से कम नहीं था। लेकिन फडणवीस ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि सीएम शिंदे के साथ पूरे कार्यकाल के दौरान उनका भरपूर सहयोग भी किया। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय की अपनी सियासी ताकत है। मराठे न केवल ताकतवर हैं बल्कि राजनीतिक रूप से जागरूक भी हैं। एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने के चलते विपक्ष हर कोशिश करेगा कि उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काया जा सके। मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले जारंगे पाटिल को सबसे अधिक दिक्कत देवेंद्र फडणवीस से ही हो रही है। जाहिर है कि एक बार फिर उन्हें देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें होंगी। शिंदे को सीएम न बनाने का फायदा उद्धव ठाकरे भी उठाना चाहेंगे। उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को ये समझाएंगे कि बीजेपी ने शिंदे को इस्तेमाल किया। उद्धव ठाकरे इस तरह शिव सैनिकों को अपने साथ लाने में सफल हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे के मजबूत होने से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कम देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा छोटे व्यवसायों जो मुख्य रूप से रोजगार सृजन के इंजन के लिए नियमों को सरल और कम करना होगा। फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के सत्ता में आने के साथ उम्मीद है कि आर्थिक विकास, नौकरियां और बेहतर कानून व्यवस्था से जनता वंचित नहीं होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े मामले की जांच के आदेश कभी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन, इसलिए नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो खुद अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। संसद में विपक्ष का हल्ला बोल, मोदी अडानी एक हैं, लिखी जैकेट पहनकर किया विरोध। राहुल प्रियंका की मौजूदगी से सांसदों में रहा जोश। अडानी को लेकर सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सड़क से लेकर संसद तक अडानी से जुड़ा मुद्दा सुर्खियों में है। इसे लेकर सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। संसद में विपक्षी दलों के नेता लगातार अडानी मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है। बहरहाल एक बार फिर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी सहित विपक्ष के अन्य नेता शामिल हुए। सभी ने जैकेट पहन रखी थी। इस पर लिखा था अडानी और मोदी एक हैं। बता दें कि विपक्ष अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग कर रहा है, जिन्हें अमेरिकी अभियोजकों ने रिश्वत धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया है। देखिए ये जो धारा 144 लगी है, अगर उसको तोड़ते हैं तो इस संविधान का उल्लंघन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि न्याय यही कहता है कि हाथ में लाल किताब लिए उससे बड़ा महत्वपूर्ण है कि कानून को वो माने। लाल किताब लेने से संविधान की रक्षा नहीं होती, बल्कि उसको पालन करने से रक्षा होती है। संभल में अभी मतलब स्थिति वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। प्रशासन शासन सामान्य कर रहा है। सभी दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि आप वहाँ मत जाएं। क्यों जा रहे हैं? अगर उनको शांति की अपील करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आखिर अगर उनको संभल की इतनी चिंता है तो संभल का विषय सदन में नहीं उठा सकते थे। केवल सड़क पे तमाशा करेंगे कि हम फोटोशॉप में आए, और फिर जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही, वो सांसद भी है, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सदन के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हैं कि सदन छोड़ करके कहीं जा रहे हैं। और ये भी नहीं कि कोई कल की घटना, 10 दिन पहले की घटना है, वो शनिवार रविवार को भी जाने का वो प्रयास कर सकते थे। तो वो तो केवल एक तमाशा कर रहे हैं। और आज फिर जब कल गए नहीं, कल भी उनके लोगों ने कहा साहब उनको रोका जा रहा है, और आज फिर कार्य स्थगन दे रहे हैं। तो इससे साफ है कि बार बार स्पीकर साहब के, संसदीय कार्य मंत्री के, प्रधानमंत्री जी के अनुरोध के बावजूद उनकी दिलचस्पी कभी सदन में चर्चा की नहीं है। वो सांसद के रूप में भी जब रहे हैं तो सदन में कम बैठते हैं, सदन में कभी चर्चा नहीं करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान खासे जोश में दिखे। बता दें कि राहुल गांधी अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन करने के लिए जो स्पेशल जैकेट पहने नजर आए, उस पर पीछे की तरफ लिखा था मोदी अडानी एक हैं, अडानी सेफ हैं। राहुल हमेशा की तरह सफेद टी शर्ट पहनकर संसद पहुंचे, लेकिन टी शर्ट के पीछे की तरफ वही स्लोगन लिखा नजर आया जो अन्य नेताओं की जैकेट पर लिखा था। कांग्रेस की अगुवाई वाले इस प्रदर्शन में सपा के साथ तृणमूल कांग्रेस भी शामिल नहीं हुई। वहीं संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अडानी की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि यदि वह ऐसा कराते हैं तो उनकी भी जांच होगी। मोदी और अडानी एक हैं, दो नहीं एक हैं। वहीं अडानी को लेकर सियासी तनातनी के बीच सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर हमलावर है। एनडीए की नेता राहुल को निशाना बनाए हुए हैं।
आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। कह तो रहे, सुनिए क्या कह रहे। अडानी, अडानी। अरे कोई अडानी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। इससे बढ़िया था ये जो संसद का चक्कर लगा रहे हैं। अयोध्या में राम का चक्कर लगा लेते तो पूरे खानदान तर जाते, नहीं तो राजघाट का जाके चक्कर लगा ले। विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग। आपको बता दें कि कई इंडिया ब्लॉक पार्टियों के नेताओं ने अदानी अभियोग मुद्दे पर संसद में मामले को तूल दे रखा है। मामले की संयुक्त संसदीय जांच का आह्वान किया गया है। कांग्रेस, आप, आरजेडी, शिवसेना, डीएमके और वामपंथी दलों के सांसदों ने अपनी मांग को लेकर जम के नारे लगाए। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि अमेरिकी अदालत ने कह दिया है कि भारत में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में इस मामले को लेकर उद्योगपति गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल पर बुधवार को अमृतसर में गोली चलाई गई है। हालांकि वह इस हमले में बाल बाल बच गए। अकाली नेता श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से दी गई धार्मिक सजा भुगतने श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे थे। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्यों चर्चा में सुखबीर बादल? सुखबीर सिंह बादल समेत 17 अकाली मंत्रियों के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब ने धार्मिक सजा का ऐलान किया है। ये सजा सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम को माफी दिलाने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और सिख युवाओं की हत्या करवाने वाले पुलिस अधिकारियों को उच्च पदों पर आसीन करने समेत कई पंथक गलतियों के लिए सुनाई गई है। बादल पर जानलेवा हमला, मामला सुर्खियों में। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमले की कोशिश के बाद ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि बुधवार को अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में अकाली नेता पर गोली चलाई गई। हालांकि वे सही सलामत है। सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से दी गई धार्मिक सजा भुगतने श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। उधर घटना ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पंजाब में विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने पंजाब की भगवत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार को घेरा हुआ है। जो घटनाक्रम है वो तो ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुरुद्वारा के बाहर इस प्रकार की घटना को अंजाम देना, ये मेरे को लगता कि ठीक नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा है कि अकाली दल को, कौन अकाली दल को फिनिश कर रहा है, वो तो खुद ही अपने आप की खत्म कर रहे हैं। ऐसी मेरे को लगता है किसी की कोई साजिश नहीं हो सकती जिस प्रकार से कहा गया है। कौन है गोली चलाने वाला शख्स? पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाले का नाम नारायण सिंह चौड़ा है। नारायण सिंह खालिस्तान आंदोलन के दौरान सक्रिय था। नारायण सिंह कथित तौर पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और अकाल फेडरेशन से जुड़ा है। चौड़ा बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में भी अभियुक्त था। पुलिस ने 2013 में गिरफ्तार किया था। नारायण सिंह चौड़ा कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट खालिस्तान पुस्तक का लेखक भी है। सुखबीर बादल को सजा का पूरा घटनाक्रम। 14 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब पर 5 तख्तों के जत्थेदारों की बैठक हुई।
बादल सहित अन्य आरोपियों की गलतियों के लिए 15 दिन के अंदर सुखबीर बादल से स्पष्टीकरण मांगा गया। 24 जुलाई को सुखबीर ने बंद लिफाफे में अकाल तख्त को स्पष्टीकरण दिया। 30 अगस्त को सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त ने तनखाहिया बंधक गलतियों का दोषी घोषित किया। इसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के लिए धार्मिक दंड की घोषणा की गई। कौन है सुखबीर बादल? सुखबीर बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं। वर्तमान में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं। सुखबीर बादल केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। सुखबीर सिंह बादल को उनके पिता की जगह शिरोमणि अकाली दल की कमान मिली। सुखबीर बादल और उनके परिवार के पास कई तरह के व्यवसायों में स्वामित्व, जिससे रियल एस्टेट, परिवहन और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। 2022 के चुनाव के दौरान दाखिल चुनावी हलफनामे में सुखबीर बादल ने कुल 202 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। आपको बता दें कि सजा के तौर पर वो हरमिंदर साहिब की गेट पर नीले रंग के लिबास में बर्छा लिए बैठे हैं। उनके इर्द गिर्द सादे लिबास में पुलिस वाले और उनके कुछ चाहने वाले मौजूद हैं। कायदे से तो उन्हें खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन उनका एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए वो प्लास्टर लगाए व्हील चेयर बैठे हुए हैं। उनके गले में तख्ती लटक रही, इस पर लिखा है, किसी से बैर न रखने वाले, हे हमारे गुरु पुरख, हम अपराधी हैं और आप बख्शने वाले हैं। हम आपके पास आकर निर्मल हो जाते हैं। सजा का पहला दिन यूं ही गुजर जाता है। सुखबीर सेवादार के तौर पर पहले सुरक्षा कर्मी का रोल निभाते हैं और फिर गुरु की रसोई में जाकर श्रद्धालुओं के जूठे बर्तन साफ करते हैं। सजा के दूसरे दिन सुबह 9 बजे गुरुद्वारे के गेट पर तैनात हो जाते हैं। ठीक एक रोज पहले की तरह 4 दिसंबर को भी उनके इर्द गिर्द सादे लिबास में पुलिस वाले तैनात हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु और सुखबीर के चाहने वाले भी उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। इस बीच जैसे ही सुबह 9 बजे का 28 मिनट होते हैं, हरमिंदर साहिब में आ रहे तमाम श्रद्धालुओं के साथ साथ एक बुजुर्ग भी हाथ बांधे हुए मेन गेट से आगे की तरफ बढ़ता है। वो नंगे पांव हैं। अंदर जाने से ठीक पहले गेट के पास मौजूद पानी में अपने पांव गीले करता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो सीधे अंदर जाने की जगह कुछ ऐसा करता है कि आसपास मौजूद लोग हैरत में रह जाते हैं। सुखबीर सिंह बादल चंद फीट के फासले से बाल बाल बच गए और मौत मानो उन्हें छू कर निकल गई। हरमिंदर साहिब के गेट पर जिस जगह फायरिंग हुई, वहां बादल के अलावा सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे और गोली किसी को भी लग सकती थी, लेकिन भला वो पंजाब पुलिस के उन जवानों का जिन्होंने वक्त रहते इस मामले को नाकाम कर दिया और हमलावर को उसकी 9 mm पिस्टल के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।